हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो चौथी इकाई है, वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके जो भी टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसका पहला टॉपिक है भारतीय नवजागरण व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत है भारतीय नवजागरण व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, तथ्य हैं और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वो यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण था, अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण था, इससे पहले जो वीडियो देखे आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ये भारतीय नवजागरण व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी, ठीक है, की सामाजिक धार्मिक चेतना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव पर आधारित थी। जो भारतीय नवजागरण है और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि है, वह मुख्य रूप से जो 19वीं शताब्दी की सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से लोगों में चेतना आ गई थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण था और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव पर आधारित थी। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में जिस बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, भारत उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश, उसके अंतर्गत जो भी भारत में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, उसमें हिंदी साहित्यकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसमें जो बौद्धिक चेतना का विकास हुआ लोगों में, उसमें हिंदी की जो साहित्यकार हैं, उन्होंने ऐसी रचनाएं रची जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। ठीक है, हिंदी लेखकों व कवियों ने अपनी रचनाओं से, जो हिंदी के लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय समाज को आत्मबोध कराकर, जो भारतीय समाज दुख दर्द में ब्रिटिश औपनिवेश के शोषण से शोषित था, उसमें क्या किया उन्होंने, आत्मबोध कराकर राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, हिंदी के लेखकों और कवियों ने। ठीक है, हिंदी साहित्य ने स्वतंत्रता संघर्ष को केवल राजनीतिक आंदोलन न रहने देकर उसे व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। हिंदी साहित्य ने उसे एक राजनीतिक स्वतंत्रता संघर्ष है वो राजनीतिक आंदोलन तक न सीमित रखकर उसे व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप हिंदी साहित्य ने दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंदी साहित्य के बिना अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के जो हिंदी के लेखक और उनकी रचनाएं हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक उनका क्या योगदान रहा, इसको हम नीचे देखते हैं। ठीक है, आगे पहले इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी क्या क्या रचनाएं थी जिनका उस समय तात्कालिक प्रभाव पड़ा। भारत दूरदर्शन, अंधेर नगरी, नील देवी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया, उनकी बौद्धिक चेतना को जगाया। ठीक है, इनका योगदान क्या है, औपनिवेशिक शासन की आलोचना। इन्होंने जो औपनिवेशिक शासन की, तो जो इनकी रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, इसमें आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन की उन्होंने खुलेआम क्या किया, आलोचना की है। ठीक है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक स्वर, जो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक स्वर हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं आ सकती हैं भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, नील देवी, आपको याद रखनी है। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रीय आत्मगौरव का विकास किया और राष्ट्र काव्य की स्थापना की, और राष्ट्र काव्य की स्थापना की इन्होंने। वो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत और यशोधरा। ठीक है, अगले कवि हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है। और भी रचनाएं हैं जिसमें राष्ट्रवाद की इसकी भावना है, वो ये प्रमुख रूप से दी हैं इसमें, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इन्होंने स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय, किसान मजदूर प्रश्न और यथार्थवाद से जोड़ने वाला साहित्य में योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय,
किसान मजदूर प्रश्न और यथार्थवाद से जोड़ने वाला साहित्य में योगदान दिया मुंशी प्रेमचंद्र ने। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, इनका योगदान है इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता का काव्यात्मक व नाट्यात्मक प्रस्तुतिकरण। इन्होंने क्या किया, जो अपनी रचनाएं हैं कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इसमें इन्होंने इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता का काव्यात्मक एवं नाट्यात्मक, नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है, अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचना है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल। इनका योगदान है विद्रोही चेतना। इनका जो स्वर था विद्रोही था। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक असमानता का सशक्त प्रतिरोध है। ठीक है, अगली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने पढ़ा होगा इनकी कविता प्रसिद्ध झांसी की रानी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। योगदान क्या इनके, राष्ट्रभक्ति, बलिदान और स्त्री वीरता की प्रेरक अभिव्यक्ति हैं। इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं इसमें पूरी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रभक्ति है, बलिदान और स्त्री वीरता। झांसी की रानी जो थी, झांसी की रानी इनकी रचना है, इसमें उन्होंने स्त्री वीरता, झांसी की रानी की वीरता को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये भी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और हुंकार। ठीक है, इनका योगदान है क्रांतिकारी राष्ट्र काव्य। इन्होंने जो इनका काव्य की रचना की वो क्रांतिकारी था और स्वतंत्रता आंदोलन की उग्र चेतना का स्वर, और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इन्होंने उग्र चेतना का स्वर दिया। ठीक है, अगले कवि हैं नागार्जुन। इनकी प्रमुख रचना है भस्मांकुर, अकाल और उसके बाद। भस्मांकुर और अकाल और उसके बाद। योगदान क्या है इनका, जन संघर्ष, प्रतिरोध और राजनीतिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति रहा। ठीक है, इन्होंने जन संघर्ष, प्रतिरोध और राजनीतिक चेतना को प्रमुख रूप से उजागर किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, अब एक प्रश्न बनते हैं, किसने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। अब आता है कि नवजागरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। नवजागरण शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पश्चिमी रेनेसां पुनर्जागरण। ठीक है, रेनेसां का अर्थ है पुनर्जागरण के विपरीत भारतीय संदर्भ में नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने जो पश्चिमी पुनर्जागरण के विपरीत भारतीय संदर्भ में नवजागरण शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, जिसमें अतीत के पुनरुत्थान के साथ साथ, नवजागरण कैसा है जिसमें अतीत का तो पुनरुत्थान होगा, साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक चेतना का भाव शामिल है। उसमें आधुनिक वैज्ञानिक चेतना का भाव भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, कौन सी जगह नवजागरण का केंद्र बिंदु बनी। कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य जहाँ पर नवजागरण का हुआ सबसे पहले, केंद्र बिंदु था। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, वह है बंगाल। ठीक है, नवजागरण का केंद्र बिंदु बना बंगाल। कैसे बना, प्लासी के युद्ध जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात अंग्रेजी आधिपत्य और आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आने के कारण। ठीक है, अंग्रेजी आधिपत्य और आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आने के कारण बना। अगला प्रश्न बनता है, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1828, याद रखना है, की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। महत्वपूर्ण है, इन्होंने ही भारतीय समाज सुधार की नींव रखी। राजा राम मोहन राय ने ही भारतीय समाज सुधार की नींव रखी। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण का स्वर्णकाल किसे माना जाता है। हिंदी नवजागरण का स्वर्णकाल माना जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नति होए और देशभक्त परक नाटकों, कवियों के माध्यम से जन चेतना जगाए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नति है और ये कहा, और देशभक्ति परक जो नाटक लिखे इन्होंने, कवियों के माध्यम से जन चेतना जगाई। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, प्रमुख संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, नेट में आप मिलान करने के लिए आ जाते हैं हमारे, हर बार के क्वेश्चन
आंसर क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब कभी इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, ऐसा होता है। बट आपको हर एक सेक्शन की, जितने सेक्शन हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी के आपके सिलेबस में नेट के, तो सभी सेक्शन में से आपको एक बार देख लेने हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आपने पूरा सब देखा होगा, पूरा टॉपिक। नेट का एग्जाम है, गहराई से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मिलान के लिए आ जाते हैं। प्रमुख संस्थाएं और स्थापना वर्ष याद रखने हैं आपको। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी, और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867, तो 1867 ईस्वी में, ठीक है। ये कभी सीरीज वाइज भी आ जाते हैं, या मिलान करने के लिए आते हैं। एक साइड को आपको संस्थाएं दी होती हैं, स्थापना वर्ष, ठीक है, या कभी इनका सीरीज वाइज कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है ये भी आ जाए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। स्थापना वर्ष भी और संस्था का नाम भी। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय नवजागरण के उदय का कारण क्या था? भारतीय नवजागरण के उदय का कारण क्या है? वह है अंग्रेजों का आगमन और ईसाई मिशनरियों का प्रचार, और तीसरा भारतीय शिक्षा का विस्तार। ये है भारतीय नवजागरण के उदय के कारण। अगला और लास्ट प्रश्न बनता है, नवजागरण काल की प्रमुख पत्रिकाएं वो उनके संपादक, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रिकाएं आ जाती हैं, इनके संपादक कौन है और इनका संपादक वर्ष कौन सा है, ये मिलान के लिए आ जाते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं, देख लीजिए। उदंत मार्तंड, आपको पता होगा इसका, 1826 में प्रकाशित हुई, और इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर शर्मा। दूसरा है कवि वचन सुधा, 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप, 1877, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण, 1883, प्रताप नारायण मिश्र। और बनारस अखबार, 1845, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। आपको याद रखना है इनके संपादक और पत्रिकाएं और इनका वर्ष, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। आपको वीडियो ठीक लगा हो, क्वेश्चन ठीक लगे हों, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें जिसका भी नेट का एग्ज़ाम है या हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है आपके। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।